अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहर बानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई स्टॉक एक्सचेंज और सोने की कीमतों के हवाले से। तो आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। साल के दूसरे कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मार्केट का आगाज़ मस्बत अंदाज में हुआ है। दूसरी जानिब सोना भी महंगा हुआ गया है और आलमी मकामी मार्केट्स में सोने की कीमतों में वाज़ेह इजाफा देखा गया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $57 के इजाफे से $4,379 हो गई। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट में तेज़ी और सोने चांदी की बढ़ती हुई कीमतें सरमायाकारों के लिए खुश आइंद है, लेकिन आम सारिफिन के लिए महंगाई में इजाफे का सबब है। सवाल यह है कि अगर इस तेज़ी का असर इक़्तिसादी पॉलिसियों और आम सारिफिन की जेब पर किस हद तक पड़ेगा, क्या यह मार्केट की मुस्तकिल बेहतरी की निशानी है या आर्जी रुझान। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन मोहम्मद अरशद साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कहिएगा कि हमने देखा कि सोने की बढ़ती हुई कीमतें, अगर हम 2025 की बात करें तो हर रोज़ हम देखते थे कि कीमत में इजाफा हो रहा है और फिर कीमत में कमी भी वाज़ेह तौर पर सामने आती थी। 2026 की अगर हम बात करें तो पीक अगर हम बात करें तो फी तोला कीमत कहाँ तक जाएगी और ये जो उतार चढ़ाव है कीमतों का, ये जारी रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रवा माली साल की ना, जी 2025 की। 2025 जो है सोने कीमतों में इजाफे में होशरबा इजाफा देखा गया और जब ये जनवरी 2025 में हम थे तो 2,80,000 रुपये फी तोला पर ट्रेड हो रहा था सोना। यानी रवा माली साल के एंड में, यानी आज दिसंबर जो खत्म हो गया हमारा 2025, इसमें हम 4,60,000 रुपये ट्रेड कर रहे हैं। इट मीन्स ये कि 1,70,80,000 रुपये का इजाफा पूरे साल में देखा गया और इसकी वजह जो है वजूहात यही थी कि आलमी मार्केट के अंदर जो है बायर मौजूद था और उसने जो है बाइंग की और इंटरनेशनल मार्केट जो है $1,800 जो है इजाफा हुआ। रवा माली साल के अंदर $1,800 का इजाफा देखा गया। सही, ये वजूहात हैं। अब हम बात करते हैं 2026 की। देखिए, इस वक्त सिल्वर की बात करें और गोल्ड की बात करें तो सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो इस वक्त इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, ठीक है ना। आपके बेलम में पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त सोलर में, बैटरीज में और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में और तमाम इंडस्ट्रियों के अंदर सिल्वर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, इसका हमारे पास जो है ना स्टॉक महदूद है। ये बड़ी तादाद में हमारे पास इसके ज़खायर नहीं है सिल्वर के। गोल्ड के तो फिर भी हैं पूरी दुनिया में, लेकिन सिल्वर के ज़खायर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो और इस वक्त डिमांड भी, अच्छा गोल्ड महंगा होने से जो है ना पब्लिक की डिमांड गोल्ड में कम हो गई है, ज्वेलरी की डिमांड कम हो गई हैं, तो अब लोग सिल्वर पर आ रहे हैं। एक तो वो प्रेशर है प्लस इंडस्ट्री का प्रेशर है, तो ये वजूहत है सिल्वर की कीमतें बढ़ने की। ठीक। अच्छा, सिल्वर का ही सवाल मैंने पूछना था कि हम देख रहे हैं कि सिल्वर के रेट्स जो है ना वो भी, उनमें भी इजाफा हो रहा है। तो जिस तरह सोने के रेट को पर लग गए हैं, तो क्या आने वाले टाइम में सिल्वर के रेट को भी इसी तरह पर लगेंगे? सिल्वर्स को भी घरों में इकट्ठा कर लेना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में ये भी एक सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगा। देखिए, रवा माली साल की अगर मैं बात करूं तो $48-49 फी ऑन्स जो है वो ट्रेड हो रहा था सिल्वर और आज हम जो है 74 और 75 पर ट्रेड कर रहे हैं सिल्वर को ना। तो लाज़मी बात है, अब जब इंडस्ट्रीज में यूज बढ़ गया उसका तो उसकी कीमतें भी इंटरनेशनल बढ़ रही हैं और आने वाला वक्त में आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाहता हूँ। देखिए, अब गोल्ड ज्वेलरी जो है एक आम आदमी के बस की बात नहीं रही। परचेजिंग पावर हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में परचेजिंग पावर खत्म हो गया है क्योंकि लाली बात है इतनी कीमत है। मैं पाकिस्तान की अगर बात करता हूँ तो अब 40,000 रुपये ग्राम पर 24 कैरेट जो है वो आ गया। तो एक मिडिल क्लास और अपर क्लास भी मेरा ख्याल है अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो सोना परचेज कर सके। उसका मुताबादिल जो है सिल्वर ही है और आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि सिल्वर जो है वो गोल्ड ज्वेलरी की रिप्लेस के अंदर जब मतलब उसकी जगह लेने जा रहा है। ठीक है, आने वाले दिनों में जो सिल्वर है, ये बहुत बड़ी बात की आपने और भी तज्जिया निगार जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि गोल्ड की जगह जो है ना वो सिल्वर लेने जा रहा है। तो यानी जो लोग चाहते हैं कि कल को वो अमीर हो जाएं तो वो अभी से सिल्वर जो है ना अपने पास रख लें। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बाहर से चूंकि रेट आता है तो इस रेट के हवाले से बताइएगा गोल्ड का रेट किस तरह से डिसाइड होता है और दूसरा पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस के लिए कोई इंतजामिया या फिर कोई मौजूद है जो देखे, क्योंकि हमने अक्सर लोगों को देखा है वो अपने मनमाने रेट्स भी लगा रहे होते हैं, कोई 2000 ऊपर कोई 2000 नीचे। देखिए, पहली बात तो मैं करूँ गलत अमीर की बात नहीं है। असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में और हमारे पड़ोसी ममालिक में रिवायत है कि अपने बच्चों को शादी ब्याह के मौके पर और तोहफे की सूरत में गोल्ड दिया जाता है ताकि
आने वाले जो उनके आगे के दिनों उसके अंदर उनको सहूलत मैसर हो, उनके पास एक छोटी मोटी सरमायाकारी गोल्ड की ज्वेलरी की सूरत में मौजूद हो। लेकिन अब एक चीज का परचेजिंग पावर ही खत्म हो गया तो फिर लाजिम बात है सिल्वर की तरफ आएंगे, तो वो भी एक अच्छी सरमायाकारी है। दूसरा सवाल आपका था कि देखिए बिल्कुल मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो गोल्ड रेट कंट्रोल करे, जो प्योरिटी चेक करे, पूरी दुनिया में है। Exactly. हमारे अलमिया ये है, हमारे पाकिस्तान में नहीं है। हर जरूरत पे वहाँ के इदारे आते हैं, चेक करते हैं, ज्वेलरी आपके लेके जाते हैं, लेबोरेटरीज कराते हैं, उसकी प्योरिटी चेक करते हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से यही रिक्वेस्ट है कि फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर एक इदारा बनाए जो रिलायबल एसोसिएशन है, उनके नुमाइंदे हों, गवर्नमेंट के नुमाइंदे हों, उसमें मिल बैठ कर एक ऐसा इदारा बनाए जो मुख्तलिफ शोबाजात के, जैसे गोल्ड की प्योरिटी है, गोल्ड के रेट्स हैं, ये अप डाउन जो होता है, 1000-2000, इस पंजाब में 2000 ऊपर चल रहा है, सिंध में 2000 रुपये कम चल रहा है, किसी में 1000 रुपये ज्यादा चल रहा है। मतलब ये चीजें जो है ना एक जगह से, जैसे डॉलर करेंसी का रेट निकलता है, इस तरह क्यों फेडरल गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती? सब कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो, और इसमें हमारा भरपूर ताउन रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, जैसे भी कोई इदारा बनाना चाहे हमसे रब्ता करें, हम हाजिर हैं। ठीक। अच्छा अरशद साहब, ये कहिएगा कि बहुत ज़बरदस्त बात आपने की कि कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस के लिए इदारा होना चाहिए जो कि आकर देखे कि रेट और क्वालिटी की जो बात की जाती है पाकिस्तान में बिलखसूस, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में ये होता है कि जो ज्वेलर्स हैं वो बताते हैं कि 18 कैरेट का सोना है, लेकिन वो 22 कैरेट का सोना बोल के देते हैं, होता 18 कैरेट का है। तो एक आम आदमी के लिए पहचान क्या है कि ये सोना जो है ये 18 का है या 22 का है? 24 का तो पाकिस्तान में मुझे लगता है मिलता ही नहीं है। अगर मैं कराची की बात करूं, और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लग गए हैं जो अपनी ज्वेलरी लेके जाएं, 200-300 रुपये फीस दें, आपकी ज्वेलरी की पूरी रिपोर्ट, डिजिटल रिपोर्ट आपको निकाल के दे देंगे, कौन सा कैरेट है, कौन सा कैरेट नहीं है। XRF मशीन्स आ गई हैं अब, आपके लिए बहुत आसानी होगी। कंज्यूमर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कंज्यूमर के लिए बहुत आसानी हो गई कि जहाँ भी ज्वेलरी लें, अब वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड करेंगे कि हमें इसके साथ सर्टिफिकेट चाहिए, प्योरिटी सर्टिफिकेट। क्योंकि देखें अब सोना इतना महंगा हो गया, इसका नुकसान जो है ना आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारी बात ही, आपका राइट है, आप अपनी ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, आप बिल्कुल उसके साथ सर्टिफिकेट मांगे अपने। ठीक है, इस तमाम तर मामले को चेक करने के लिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर गुफ्तगू करते। एक अहम मौजू जिसके पर हम बात करेंगे, ईरान में महंगाई और करेंसी की गिरावट के खिलाफ मुजाहरे 5वें रोज़ में जारी हैं और अब तक कम अज़ कम 5 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। ईरान भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी गई हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों की इतलात हैं। अवाम का मौक़िफ़ है कि तालीमी इदारे बंद करना एहतजाज को महदूद करने की कोशिश है और मौजूदा मौशी बहरान और बैरूनी कशीदगी ने हालात को मज़ीद नाजुक बना दिया है। ये मुजाहरे अब सिर्फ मुआशी गुस्से तक महदूद नहीं बल्कि एक बड़े सियासी दबाव का रूप इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी कि अगर ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमरीका उनके बचाव के लिए कार्रवाई करेगा। ट्रंप का कहना है कि वो हर मुमकिन तैयारी के साथ ईरान में मुदाखलत के लिए इस सारे मामले पर तैयार है। इस पर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली रेजानी ने जवाब दिया है कि अमरीकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने की मुतरादिफ हो गई है और ये बात ट्रंप को समझनी चाहिए। इसी पर बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुजम्मिल नागीरी ईरानी साफ़ी मर्द हैं, जबकि माहिर है बैन अक़वामी अमूर की सिदरा सदोज़ोई साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सिदरा साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, अमरीकी सदर की जानिब से धमकी, ईरान के रद्द-ए-अमल को आलमी सतह पर आप किस तरह से देख रही हैं और क्या अमरीकी सदर धमकी दे सकते हैं? देखिए, ईरान इज अ सॉवरेन स्टेट, ठीक है। ईरान की सॉवरेनिटी को इस तरीके से चैलेंज करना और एक सॉवरेन स्टेट जिसके जो एक खुद मुख्तार रियासत है, जिसके खित्ते में एक बहुत बहुत अहम हैसियत है, जो माशाल्लाह खुद एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो उसके इंटरनल अफेयर के बारे में बाहर से किसी भी कंट्री का, चाहे वो अमेरिका है या वो कोई भी कंट्री है, तो आपसे मदद मांगी नहीं गई। आपसे जो है वो ना पॉपुलेशन में से किसी ने मदद मांगी है, ना गवर्नमेंट में से किसी ने मदद मांगी है, ना मिलिट्री ने किसी किस्म की मदद मांगी है। तो आप जंप इन करके अपने तौर पे एक सॉवरेन स्टेट की सॉवरेनिटी को ब्रीच करने की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लिहाज से जो है वो सेन है या किसी भी लिहाज से जो है वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है कि जहां पे एक सॉवरेन स्टेट की सॉवरेनिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब हमने देखा कि ईरानी सुप्रीम लीडर के जो मुशीर हैं उनकी जानिब से भी वाज़ेह रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो अमेरिका जो है ना वो अपने फौजियों की हिफाजत फिर कर ले। यानी उन्होंने भी डट कर मुकाबला किया और इससे पहले भी हमने देख लिया था कि उनकी जानिब से
जो उनका जज्बा था वो वाज़े तौर पर इसराइल की सूरत में हमने देखा। क्योंकि देखिए, आप सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। Exactly. किसी भी स्टेट के इंटरनल अफेयर जो कि प्योरली इंटरनल है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज का बंद होना है, एहतजाज का अमल है, या वो देखिए, इसमें एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि एक आपका है एक्सटर्नल अफेयर और एक आपका है इंटरनल अफेयर। Exactly. तो जहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स की बात आती है, वहां पे तो कुछ कंट्रीज इंटरवीन कर सकते हैं, मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं, या अपने अलायंस बिल्ड कर सकते हैं विद द स्टेट एंड अगेंस्ट द स्टेट। लेकिन जहां पे एक सॉवरेन कंट्री की सॉवरेनिटी मौजूद है और आप उस सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि उसके इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो आप जंप इन करना चाह रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं, तो ये तो किसी भी तरीके से जो है वो इंटरनेशनल लॉज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूरा उतरता ही नहीं है। बिल्कुल। सिद्रा साहबा, ईरान के अंदरूनी हालात और अगर हम बात करें बैनुल अक़वामी दबाव के पेश नज़र पर, तो ईरान की हुकूमत अवामी एहतजाज को काबू पाने के लिए किस किस्म की हिकमत अमली अपना सकती है? क्योंकि ये जी जी देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम देखते हैं कि जहाँ पे मुजाहिरात को आप बाय द फोर्स ऑफ लॉ नहीं कर पा रहे होते हैं टैकल, वहां पे आप मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठ जाते हैं। और ये एक रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन तो हर जगह पे होती ही है, और हर स्टेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करे और अपनी ही आवाम को अगर तो जो है वो बात हाथ से निकल रही हो, तो आपके पास एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद होती हैं हर स्टेट के अंदर, और प्रॉपर ऐसी मशीनरी और मैकेनिज्म मौजूद होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी नेशन को मजीद जो है वो तोड़ फोड़ से रोक सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे ज्यादा सेन और इम्पोर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी नेशन को टैकल करने के लिए, देखिए मुज़ाकरात से आगे मैं समझती हूँ कि आपकी जो जंगें हैं, जो दो मुल्कों के दरमियान भी जंगें हो रही होती हैं, तो वो भी आप जो है वो एट द एंड ऑफ द डे होती तो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। सिद्रा साहब हमारे साथ ही रहिएगा। और इसमें बड़ी अहम बात ये है कि ईरान के जो अंदरूनी मामलात अगर हमें इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, अगर वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उनमें अगर उनके तशद्दुद की अगर इतनी परवाह हो रही है, तो गज़ा में जो लोग इतने अरसे से शहीद हो रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 71,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, उसके बारे में अमेरिका क्यों इतना खामोश है? उसके बारे में अमेरिका को क्यों इतनी तकलीफ नहीं होती? ये हम सवालात हैं जो हम पूछना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो मामलात शुरू हुए ईरान के दरमियान, ये खासे अभी कशीदगी इख्तियार करने की सूरत में है, और इसमें अमेरिका ने ये जो इंटरवीन किया है ये बड़ी अहम बात है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। ईरान में ये एहतजाज माजी के मुजाहिरों से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। सिद्रा साहिबा, ये जो मैंने सवाल किया है कि ये सारे जो हम देखते हैं कि उनकी जानिब से धमकी दी जा रही है ट्रंप की जानिब से, तो अगर इतना ही ईरानी शहरियों का ख्याल आ रहा है उनको, तो गज़ा के शहरियों का ख्याल क्यों नहीं आ रहा? देखिए, ना गजा के शहरियों का ख्याल आया, ना कभी कश्मीर के शहरियों का ख्याल आया कि जहाँ पे मुस्तकिल तौर पे गुंडागर्दी और दहशतगर्दी चल रही है, और गाजा में कश्मीर के अंदर तो इस वक्त जो सिचुएशन है और जो जिस तरीके से लॉज को ब्रीच किया जाता है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंडर आते हैं, जो मींस एंड आपके पास वॉरफेयर वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पे पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है, तो वो तो थ्रू आउट आपका इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में आपके पास जेनेवा कन्वेंशंस मौजूद हैं, उसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, और सिमिलरली जिस तरह ड्रोन से हमले हो रहे हैं। तो इससे क्या मसला ईरान की जो है वो अवाम के साथ हमदर्दी का नहीं है, इस वक्त मसला जो है वो ईरान के जौहरी ताकत बनने, उनके न्यूक्लियर वेपन्स के देखिए वन वे और द अदर जो है वो ईरान को टारगेट किया जा रहा है, और आइदर तो आप जो है वो अवाम के साथ अपनी सिंपैथी शो करके करें, या फिर आप जो है वो उनके न्यूक्लियर वेपन्स को पॉइंट आउट करके ईरान के और फिर जो है वो उनको टारगेट किया जाए। तो आप किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी के अंदर किसी सूरत में इंटरवीन नहीं कर सकते। हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन है किया है माहिर है मशरिक़ वस्ता के मुर्तज़ा नजरी साहब ने। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब वक्त देने के लिए। ये ईरान के अंदर जो मामला चल रहा है, ईरान की अवाम और हुकूमत के अंदर, बेसिकली ये इशू क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। देखिए, ईरान का मामला बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे दीगर ममालिक के अंदर होता है। जब कहीं किसी मुल्क में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो अवाम एहतजाज करती है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इनके यहाँ भी ऐसे ही है, इन्फ्लेशन रेट थोड़ा बढ़ा है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने जो इस साल के बजट में पैकेजेस अनाउंस किए हैं वो लोगों के मुताबिक नहीं है, तो लोग उस पर एहतजाज करने के लिए बाहर निकले। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये हुआ कि उस एहतजाज को ट्रैप किया गया, उस एहतजाज का रुख तब्दील कर दिया गया, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग डाले गए
जिन्होंने इस एहतजाज को कन्वर्ट करने की कोशिश की पुरअमन एहतजाज से पुरतशद्दुद एहतजाज की तरफ, और ये सबूत कई जगह पे मिले। और ये खास तौर पर देखें, ईरान की थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझने की जरूरत है। ये एहतजाज पुरतशद्दुद खास तौर पर उन मकामात पर हो रहे हैं जिनके सरहदी इलाके तुर्की, अजरबैजान या कुर्द बेल्ट से मिलते हैं। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि ईरान के अंदर मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, जैसे फार्स है, जैसे तुर्क है, जैसे कुर्द है, जैसे लोर है, इस तरह की मुख्तलिफ कम्युनिटीज आबाद हैं। तो इन कम्युनिटीज में खास तौर पर तुर्क, कुर्द और लोर कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है कि इनके यहाँ एक तासुब की फिजा कायम की जाए, और एक जिस तरह से हमारे यहाँ बलूचिस्तान के माहौल में दुश्मन काम करता है कि बलोच जो हमारे दोस्तान हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से बहला कर या वर्गला कर या किसी भी तरह कहिए, इस तरीके से यहाँ पर भी इन इलाके के लोगों को भड़काया जाता है। और खास तौर पर जब से ये वाकया, ये सिलसिला शुरू हुआ है, तकरीबन आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, फॉरेन चैनल उठा के देख लीजिए, 50 से ज्यादा पर्शियन चैनल्स जो एंटी ईरान काम करते हैं मुख्तलिफ ममालिक ने जो बना रखे हैं, जिनमें इसराइल, अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक और इस गल्फ के भी 1-2 ममालिक शामिल हैं, इन पर मुसलसल कंटिन्यूसली बाकायदा AI जनरेटेड वीडियोस बनाई जा रही हैं, जिसमें एंटी स्टेट नारे लगाए जा रहे हैं, जिनके अंदर लोगों को कत्लेआम करते हुए दिखाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है आप बाहर निकलें। और फिर आज तो ट्रंप ने भी बयान दे दिया कि हम ईरान के मामले में इंतहाई सीरियस हैं, हमारी निगाहें हैं, अगर ईरान ने किसी भी तरह की वायलेशन इख्तियार की इस प्रोटेस्ट को कंडेम करने के लिए, तो हम डायरेक्टली ईरान के ऊपर जो है वो अपना हाथ लाएंगे और लोगों की हिमायत में ईरान के खिलाफ मैदान में आएंगे। तो इस बात से ये चीज साबित है कि ये जो प्रोटेस्ट था, इसको मुकम्मल ट्रैप करने की कोशिश की गई है। 3 साल पहले जो एक खातून का मामला हुआ था, महसा अमीनी, उसमें जिस तरह से ट्रैप करने की कोशिश की गई थी और हालात खराब करके रिजीम चेंज करने की जो कोशिश की गई थी, सेम पोजीशन इस वक्त भी ऐसी। और मैं कल भी एक चैनल पे ये कह चुका हूँ जी कि ईरान और इसराइल की जंग का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये मैदान में हार चुके हैं। इन्होंने ही सीज फायर की अपीलें की थी इसराइल ने आखिरी 5 से 6 दिनों में अमेरिका के तरले मिलते करके कि हमारा सीज फायर ईरान के साथ करवाइए। तो ये मुमकिन नहीं है कि इसराइल जो है हार्ड वॉर के अंदर ईरान को शिकस्त दे। ठीक, मुर्तज़ा साहब, अमेरिका की जानिब से जो धमकी दी गई है, ये किस सूरत में दी गई है, और वहां पर जो ईरान के लोग हैं उनका रुझान किस तरफ है? देखिए, ईरान के अंदर 2 किस्म के तबकात मौजूद है ना। एक तबका जो 70-80% जो तबका है वो न्यूट्रल है और इनकलाब का हामी है जी। 5-10% तबका जो है वो इनकलाब का मुखालिफ है। उनको इनकलाब के मुखालिफ से मुराद उनकी ज़हनसाजी की जाती है, जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया, उनकी ब्रांड वॉशिंग की जाती है। 50 से 60 पर्शियन चैनल जो बाहर से रन होते हैं और सुबह शाम फीड करते हैं लोगों को, एंटी ईरान फीडिंग करते हैं। तो इन जैसे मुहर्रिकात को जो आपने देखा कि 12 रोजा जंग के अंदर भी अंदर ही से कहीं जो है वो ड्रोन हिट किए गए और खुद ईरान के सिस्टम के खिलाफ काम किया गया, कहीं जासूसों को पकड़ा गया, तो वो नेटवर्क बहरहाल अभी भी है, वो खत्म तो नहीं हुआ। तो इन जैसे लोगों को उबारा जाता है, और जब कोई एक प्रोटेस्ट होता है, मसलन जैसे ताजिर बरादरी निकलती है और एहतजाज करती है कि भाई महंगाई में हमारा काम करना मुश्किल हो गया, तो ये दरमियान में घुस के क्या करते हैं, उनकी तरफ से इश्तियाल अंगेज नारे लगाते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, फायरिंग करते हैं। नतीजे में जब पुलिस टीयर गैस शेलिंग करती है या वाटर कैनन्स के जरिए शेलिंग करती है, ये कहिएगा कि आने वाले दिनों में क्या मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे या फिर सूरत हाल खराब होती देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये काम तो इसराइल और अमेरिका पहले दिन से कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये हार्ड वॉर में तो ये जमीन में मुंह खा गए, ये तो खुद माफिया मांगने पे उतर गए। अब इनकी कोशिश ये है कि सॉफ्ट वॉर के जरिए जो इनके एजेंट्स हैं उनको सरगर्म करके यहाँ काम निकाला जाए और ईरान को इंटरनली जो है वो मामला ईरान में खराब किए जाए, ताकि इनको फिर हमला करने में आसानी हो। तो मेरा ये जुमला कोट कीजिएगा कि ईरान पर इसराइल का हमला या इसराइल ईरान के खिलाफ तब तक कोई जुर्रत नहीं कर सकता जब तक इनकी इंटरनल पोजीशन खराब ना हो। और उसके लिए अमेरिका मोहतरम और इसराइल मिलकर भरपूर काम कर रहे हैं, लोगों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50 से 60 चैनल काम कर रहे हैं लोगों की जहनसाजी के लिए। कई AI जनरेटेड वीडियोस बनाई जा रही हैं स्टेट के खिलाफ कि ये मार दिया, वो मार दिया। कल एक लड़के की वीडियो बनाई गई AI जनरेटेड कि इसको मार दिया गया है और वो पूरे ईरान में फैलाई गई। उसकी फैमिली और वो लड़का आके वीडियो बना के कह रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तो एहतजाज में गया भी नहीं हूँ। ये सूरत हाल है, आप इससे अंदाजा लगाइए। और ये निमट जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। स्टेट बहरहाल मजबूत है, यहाँ पर नेटवर्क इनका मजबूत है, इनके लोग तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही लोग बाहर निकल जाएंगे। लाजिम बात है, ये सारी चीजें जिस तरह से बढ़ेंगी फिर उसी तरह से शिद्दत से इसको निपटाया भी जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा नागरी साहब और सिद्रा सदूर, सारे अहम इशू पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आकर इस मौजू पर गुफ्तगू करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे स्विट्जरलैंड के लग्जरी रिजॉर्ट ट्रांस मोंटाना में पेश होने आने वाले इस दिलखराश वाक़े की, जहां नए साल की तकरीब के दौरान एक बार में अचानक आग भड़क उठी और इस सानहे में हलाकतों की तादाद 40 तक पहुंच चुकी है, जबकि 150 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद लम्हों में हर तरफ धुआं, चीखो पुकार और भगदड़ मच गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग उस वक्त लगी जब शैम्पेन की बॉटल पर लगी रोशन शमा लकड़ी की छत के करीब जाकर गिरी और उसके बाद जो लकड़ी की छत थी उसको आग लग गई। और बताया जा रहा है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक वेटर से ये गलती हुई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे इमरान मुजम्मिल से, जो कि स्विट्जरलैंड में मौजूद है। इमरान, कहिएगा ये वाक़या आखिर पेश कैसे आया? जी बिल्कुल, ये न्यू ईयर की नाइट को सुबह 1:30 पर जब लोग न्यू ईयर को मना रहे थे, तो वहाँ ये स्विट्ज़रलैंड का एक सूबा वैलिस है, जहाँ पर ये एक खूबसूरत सियाहती मकाम क्रेन्स मोंटानिया है, और वहाँ एक मुकामी बारह ली कास्टिलियन, वहाँ पर नौजवान जो इनकी 15 से 25 साल के दरमियान उम्रें बताई जा रही थी, वहाँ 100 से ज़्यादा वो नौजवान वहाँ मौजूद थे और न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहाँ पे अचानक ये आग भड़कती है और अब पूरी जो बार है उसको शोलों की लपेट में ले लेती है। और जो ऐनी शाहिदीन हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को सर से पांव तक जलते हुए बाहर दौड़ते हुए देखा है, और उन्होंने कोशिश की है कि उनकी जो बार की जो शीशे हैं उनको तोड़कर जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। मैं बताता चलूं कि यहाँ पर ये बार जो है ये 2 पोर्शन में तकसीम थी। ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पर ये ड्रिंक्स सर्व किए जाते थे, और नीचे वाले पोर्शन वो क्लब था जहाँ पर लोग डांस वगैरह करते थे। और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्कोहल मौजूद थी, और लोगों के पास स्पार्कल थी जो उन्होंने अल्कोहल की बोतल पर लगाई हुई थी। और वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा आलात थे, और गर्मी क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर हीटर्स वगैरह भी चल रहे थे, और अचानक नीचे से आग भड़कती है और वो पूरी बार को अपनी लपेट में ले लेती है। और इस अलमनाक वाक़ये में अभी तक ये बताया जा रहा है कि 40 अफराद वफात पा चुके हैं, और 115 से ज़्यादा अफराद इस वक्त शदीद तशवीशनाक हालत में मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल हैं। ठीक है। अच्छा इमरान, चूँकि हम जानते हैं कि वेस्ट में बहुत इंतज़ामात होते हैं, कोई सिक्योरिटी गेट भी मौजूद होता है, कोई दूसरे रास्ते भी होते हैं कि अगर आग की सूरत में यहाँ से निकाला जा सकता है, तो जब ये आग लगी तो क्या वहाँ पर कोई रेस्क्यू का अमला नहीं पहुँच सका? कोई सिक्योरिटी मेजरमेंट्स मौजूद नहीं थे आग को बुझाने के लिए? जी, वहाँ पर तकरीबन यहाँ पर हर बार में सिक्योरिटी मेजरमेंट्स मौजूद होते हैं, कैमरेज लगे हुए हैं, और फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुंची, लेकिन आग इस कदर शदीद थी और जो निचला पोर्शन था वहाँ से लोग बाहर ही नहीं निकल सके। जो हलाकतें हुई हैं वो भी निचले पोर्शन से हुई हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन से वहाँ से लोग बाहर निकले हैं, लोगों ने दरवाजे जो इमरजेंसी एग्जिट हैं वहाँ से निकले हैं, और बर वक्त जो रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुंची हैं उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आग बुझाने के लिए। और आपको मैं बताता चलूं कि इस ऑपरेशन में 10 हेलीकॉप्टर, 40 से ज़ायद एम्बुलेंसेज और दीगर जो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल की गई ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। और इस वक्त हालात यहाँ पर माहौल बहुत सोगवार है, और फौरी तौर पर पुलिस तहकीकाती टीमें भी वहाँ मौका पर पहुँच गई, और उन्होंने भी कोशिश की कि लोगों की जितनी जानों को बचाया जा सके बचाया जाए। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई है ना इमरान कि ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, बल्कि ये एक सानहा या हादसा पेश आया। और ये भी मालूमात आ रही थी कि ये वेटर की गलती की वजह से हुआ है, तो कैसा है? जी, अभी तक तहकीकात जारी हैं, और ये कहना कबल अज़ वक्त है कि किसकी गलती थी, क्योंकि उस वक्त बार में 100 से ज़ायद अफराद मौजूद थे, और सबके हाथ में जो अल्कोहल की बॉटल्स थी, और अल्कोहल को अंदर लाया भी जा रहा था, मज़ीद लाया जा रहा था ताकि जो डिमांड थी लोगों की वो पूरी की जा सके। और इस हवाले से अभी तक तहकीकात जारी हैं, और दहशतगर्दी के हवाले से कोई हतमी इतलात नहीं है कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है, लेकिन इसको हरगिज़ इम्कान भी नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि अभी इनकी तहकीकात जारी हैं और लोग परेशान हैं, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन-कौन से ममालिक के लोग उस बार में मौजूद थे। ठीक। अच्छा, जो ज़ख्मियों के बारे में बताया जा रहा है उनकी हालत कैसी है? जी, वो बहुत तशवीशनाक हैं और इमरजेंसीज़ वार्ड में दाखिल हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि 3rd डिग्री बर्न हो चुके हैं लोग। और मकामी जो मीडिया है, जहाँ लोकल जो न्यूज़ हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि उनमें से मज़ीद 10 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद थे।
और इस अफसोसनाक वाक़े के डिटेल्स देर से आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, आपको बताएंगे। नेशनल सिटीजन पार्टी की क़यादत वही तलबा कर रहे हैं जो शेख हसीना मुखालिफ तहरीक में नुमाया रहे। नेशनल सिटीजन पार्टी अब जमात इस्लामी के साथ मिलकर आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। जमात इस्लामी ही वो जमात है जिसने 1971 में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और अब यही बात भारत में शदीद तशवीश का बायस बनी हुई है। भारतीय तज्ज़ियाकार जो हैं बरहमा चेलानी, उनके मुताबिक हसीना मुखालिफ तहरीक में इस्लामी क़ुव्वतें ख़ुसूसन जमात इस्लामी के तलबा विंग अहम किरदार अदा कर रहे थे और अवामी लीग पर पाबंदी के बाद इंतखाबी मैदान दो ऐसे इत्तेहादियों तक महदूद हो गया है जिनका झुकाव इस्लामी रियासत की तरफ है। भारतीय अखबारी अगर हम बात करें तो अखबारी जानिब से भी ये लिखा हुआ है और नेशनल सिटीजन पार्टी खुद को एक मोतदिल क़ुव्वत कहती है। अब इन्हें अनासर के साथ इत्तेहाद में 1971 में आज़ादी की मुखालिफत की गई थी। भारत की परेशानी की एक बड़ी वजह नेशनल सिटीजन पार्टी रहनुमाओं के हालिया बयानात भी हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे गेस्ट हैं दिफाई तज्ज़िया रिटायर्ड मसूद खान साहब ने। ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बांग्लादेश में ये जो हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ये वही जमात है जिसने हसीना वाजिद का तख्ता उलटा, जिस पर भारत को बहुत तशवीश हो रही है, क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए जमात इस्लामी की एक बड़ी हिस्ट्री है और स्पेशली खास तौर पर जो 1971 के वाक़यात हुए उस वक्त ये वेस्ट पाकिस्तान के साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहे और फिर हमने देखा जब हसीना वाजिद की हुकूमत थी तो इनके तमाम जो लीडर्स थे उनको जंगी जराइम के तहत उनको वो बहाना बना के तक को सजाएं मिली और इवन 90 ईयर्स प्लस जो इनके रहनुमा थे उनको भी उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था, उनको फांसी की सजाएं मिली थी। तो उनके बेसिकली हसीना वाजिद की हेट्रेड इसीलिए थी, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो अभी ये है कि सिंस ये राइट विंग वाले हैं तो अभी इनकी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस दोबारा एमर्ज हुई है जब से हसीना वाजिद वहाँ से भागी है। और अब जो अफगानिस्तान जो बांग्लादेश में जो नक्शा बन रहा है उसमें जो अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ उसके मुताबिक 30% की जो पॉपुलैरिटी है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की है जो बेगम खालिदा जिया की पार्टी है। अब उनके बेटे तारक रहमान है जो एग्जाइल में थे, ही इज़ बैक इन बांग्लादेश, तो वो ये पार्टी लीड कर रही है। इट इज़ फॉलोड बाय जमात इस्लामी जिसकी 26% जो इनकी पॉपुलैरिटी है सेकंड है और इसके बाद जो नेशनल सिटीजन पार्टी है और ये बेसिकली ये स्टूडेंट्स की पार्टी है जो हम कह सकते हैं ना जनरेशन जी वाले जिन्होंने बेसिकली ये वाले इंस्ट्रूमेंटल इन जो बांग्लादेश जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को टॉपल किया था। तो अगर इनका अलायंस बनता है आपस में तो ये एक बड़ा मजबूत अलायंस बन सकता है और मुझे वैसा लगता है कि यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे और जमात इस्लामी भी अल्टीमेटली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करेगी और इस तरह के एक मजबूत गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक ब्रिगेड साहब, बांग्लादेश में इस इत्तेहाद की आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी के इम्कान कितने हैं, क्या समझते हैं? खित्ते की सियासी सूरत हाल पर असर पड़ेगा? यकीन पड़ेगा। देखें कि ये जो पार्टियां जितनी हैं ये सारे एंटी इंडिया है क्योंकि बांग्लादेश अवामी लीग जो थी और वो तो एक पॉपुलर गवर्नमेंट थी और जिसमें डिक्टेशन तमाम इंडिया से आ रही थी और फिर रॉ का इन्फ्लुएंस भी वहाँ पे था। सो उनकी बिल्कुल वो कोशिश यही होगी कि यहाँ पे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया जाए और जिस तरह के उस्मान हादी के असैसिनेशन रिसेंटली हुई है तो इस सिलसिले में क्योंकि वो बड़ा प्रो एक्टिव था, वो पाकिस्तान की बात करता था, फिर वो बात कर रहा था बांग्लादेश की बात कर रहा था, फिर एंटी इंडिया उनके सेंटिमेंट्स वगैरह उन्होंने अपने वो डेमोन्स्ट्रेट किए थे। तो जो गवर्नमेंट अभी भी बांग्लादेश में अभी जो भी बनेगी चाहे वो नेशनलिस्ट पार्टी की आती है जमात इस्लामी के अलायंस बनती है ये प्रो पाकिस्तान होंगे और क्योंकि अभी इसमें अवामी लीग का भी कोई चांस बनता नहीं है तो यकीनन खित्ते में उसके बड़े इम्प्लीकेशन इसलिए होंगे क्योंकि इंडिया समझता है एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चाइना है और तीसरा फ्रंट इनके लिए बांग्लादेश खुल जाएगा तो इंडिया के लिए वो समझता है उनके लिए मुश्किल वैसे बढ़ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेड साहब, आपके ख्याल में बांग्लादेश में इस वक्त अवाम की तरजीहात और अवाम का रुझान क्या है और मसाइल क्या हैं? ये इत्तेहाद जो सामने आ रहा है इन मसाइल के हल के लिए किस हद तक मौसर होगा?
जी हाँ, यकीनन होगा। देखिए, जब अलायंस बनेगा और लोगों के जो अभी जिस तरह ज्यादा रुझान, मैंने कहा तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ है, लेकिन जमात इस्लामी की स्ट्रांग प्रेजेंस है अक्रॉस बांग्लादेश, तो सो पॉसिबिलिटी भी है, वो कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट के मसाइल वहाँ पे हैं। आल्दो उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल वगैरह में तो ये आगे निकल गए हैं, लेकिन स्टिल जब से ये गवर्नमेंट का फॉल, वो हसीना बागी है, तो उसके बाद से कुछ हालात, मुश्किलात वो वहाँ पे हुए हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, फिर इंटरनल रिफ्ट भी है, और इसके अलावा इंडिया की कोशिश होगी कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, क्योंकि वहाँ पे एक साइजेबल हिंदू पॉपुलेशन भी वहाँ पे मौजूद है। सो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के कोई सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे। सारे मामले गए थे, एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब में खुले गटरों में गिरकर बच्चों की हलाकतों के अफसोसनाक वाक़यात ने हुकूमत को सख्त इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया। लाहौर और दीगर शहरों में हर साल हज़ारों गटरों के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, जिन्हें चोर या नशई स्क्रैप मार्केट में बेचकर अपना नशा पूरा करते हैं। यही ढक्कन गायब होने की वजह से सड़कों पर मौत के ये खुले गड्ढे बनते हैं, और अब हुकूमत ने फैसला किया है कि ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि अवामी जान को खतरे में डालने वाला संगीन जुर्म है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर अली शिराज। अली, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली, कहिएगा कि हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जाएंगे अब? जी, मेन होल जो है सबसे बड़ा जो इशू होता है मेन होल के हवाले से, जिसके उसके कैप ढक्कन जो है वो गायब हो जाते हैं। ये पहले ये कहा जाता था कि ये नशेई लोग इसको उठाकर इसको बेच के अपना नशा पूरा करते हैं, लेकिन कुछ पिछले दिनों कुछ ऐसे भी FIRs देखने में सामने आई थी, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर जो ठेकेदार हैं वो इसको अपने पास होल्ड कर लेते हैं, उतारते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं, और उसके बाद जब वो डेवलपमेंट का काम तो साथ ही इन डब्बों को जो है वो बाकायदा तौर पर इन डब्बों को जो है वो close करते हैं। इसी तरह जो बात होती थी, यहाँ पर जो सारी चीजें मार्केट मौजूद हैं और ये वहां पे बिकती हैं, जिसकी वजह से ये कार्रवाइयां जो हैं होती रही हैं। अभी जो बात की जाती है, क्योंकि इसमें हादसा काफी सारे हो जाते हैं, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और लोगों की जानें भी जो है इसमें जाया होती हैं। इसी तरह अगर बात करें, अली, हमें ये बताइएगा कि इसमें कार्रवाई किस तरह की जाएगी, क्या इकदाम किए जाएंगे, लोगों को किस तरह से पकड़ा जाएगा जो चोरी करके लेके जाते हैं या फिर जो इसको पिघलाते हैं, वो कारोबार बंद किए जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही ये जो रिसाइकल वाला सिलसिला है, इसके ऊपर जो है वो कड़ी नजर तो रखी जा सकती है, लेकिन अगर बात करें पूरे पंजाब की, तो खाली लाहौर शहर के अंदर 400 ऐसे मेन होल्स हैं जिसके ऊपर ये प्लास्टिक के और लोहे के जो है वो ढक्कन रखे हुए हैं। इसकी निगरानी के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि जो हदूद, ये सिर्फ लाहौर की वासा की हदूद मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर 4 लाख ढक्कन की जो है वो कैलकुलेशन की हुई है। इसी तरह MCL का एरिया है, और ये 3 किस्म की जो है अदारे इसको चलाते हैं, जिसमें वासा है, इसी तरह MCL है, और इसी तरह कुछ मेन होल्स के जो ढक्कन है वो PTCL की जहां पर लाइन बिछती है वहां पे ये मेन होल्स जो है वो बनाए जाते हैं, जिसके ढक्कन ज्यादातर PTCL के, क्योंकि ढक्कन काफी सारी जगहों से जब टूट जाते हैं तो उसको रिप्लेस करना जो है वो उनके लिए मुश्किल अमल होता है, क्योंकि उनकी रेंज के बाहर होता है। इसी तरह जो वासा का अगर कोई ढक्कन गायब होता है या MCL को कोई ढक्कन गायब होता है, तो उसके अंदर एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है आपने वहां पर लगाना है। अगर वहां पर 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं लगता तो वासा की बड़ी गफलत जो है वो सामने आती है, MCL की बड़ी गफलत सामने आती है। लेकिन ये लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर का सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ना, खास तौर पर जो तरक्याती काम हो रहे होते हैं वहां पर भी शेल्टर लगा के लोगों को जो है वो हिफाजती तदाबीर बताई जाती हैं कि आपने गुजरना कहाँ से है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके अभी भी मौजूद हैं जहां पर जो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, इसको ढक्कन जो है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ही है, जब ये वहां रखे जाते हैं तो कितनी तादाद में उठाए जाते हैं। पहले ये लोहे के भाव बिकता था, अब ये प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल होके बिकता है। इसकी कार्रवाई के लिए बाकायदा तौर पर मैकेनिज्म जो सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंकल हैं, उन्होंने जो है सब सख्त अहकाम जो जारी किए हैं, उसमें ये कहा गया है कि तमाम TMS अपने और तमाम वासाज अपने और दूसरे महकमे जिनके मेन होल्स कवर हैं उनकी निगरानी को सख्त करें और एक डाटा कंपाइल करके दें कि लाहौर शहर से पंजाब भर में कितने मेन होल्स हैं जिसके ऊपर वो ढक्कन लगे हुए, ताकि उसके ऊपर
कड़ी नजर रखी जा सके। इसी हवाले से सेफ सिटी कैमरों के ऊपर भी जो है वो हदायत जारी हुई है कि कहीं पे अगर कोई ढक्कन चोरी करता हो तो उसको फौरी तौर पर उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई जा सकती है, क्योंकि ये सड़क पर बड़ी चीज है। इसके ऊपर जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस भी उसको देख सकती है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमे के लोग हैं, सफाई के लोग हैं। कहीं पर भी कोई चीज अगर चोरी हुई नजर आती है तो सबसे पहले तो उसको वहां पर ढक्कन रखवाने की जिम्मेदारी दी जाए और इसके साथ साथ वहां से जो CCTV कैमरे या सेफ सिटी के कैमरे हैं वहां से उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सके कि ये कौन लोग हैं जो ये अपना माफिया किरदार अदा कर रहा है। यहाँ पर खाली निशाइयों वाली बात नहीं है कि निशाई ही इसको उठाते हैं, ये पूरा एक माफिया है जो इसको इकट्ठा करता है। अच्छा अली, ये बताइएगा कि अगर नई जगह पर इसको चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर जो लोग इसको पिघलाते हैं और इसको एज अ बिजनेस लेकर चल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनको जुर्माने होंगे, सजाएं होंगी? नहीं, ये तो पूरा एक क्रिमिनल एक्ट है, इसके ऊपर जुर्माना तो नहीं होता, ये क्रिमिनल एक्ट है। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर FIR दर्ज करवाई जाती है, कानूनी जो रास्ता है उसके मुताबिक जो उसकी सजा बनती है, क्योंकि इसके अंदर सजा और जजा का तयन भी बड़ा कंफ्यूज करता है। अगर सजाएं कम होती हैं तो वो लोग जो है अपनी आदत बना बैठते हैं और मुसलसल उस अमल के अंदर वो चलते रहते हैं। इसकी भी सख्त सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक चोरी का मुकदमा है। ये बेशक सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन एक कौमी खजाना इस पे पैसा खर्च हुआ हुआ है और ये ढक्कन है और ये बड़ी तादाद में जो है ना, अगर आप इसको साल की कैलकुलेशन पे ले जाएं तो ये करोड़ों के हिसाब से इसकी खरीदो फरोख्त हुई होगी, लाजमी बात है। लेकिन इसको रोकथाम का एक ही हल है FIR। तो पुलिस को भी उसके अंदर जो है अपनी खिदमत देनी चाहिए, ताकि ये जो जितने गश्त पे लोग होते हैं या रोड के ऊपर लोग होते हैं वो हर चीज के ऊपर एक दफा निगरानी रख के बैठे। तमाम महकमे मिलकर अगर इसकी निगरानी कर सकेंगे तो इसकी निगरानी होगी, नहीं तो ये पुलिस सड़क पर पड़े हैं, जिसका दिल करता है वो उठा के ले जाता है। क्योंकि लाहौर समेत बहुत सारे ऐसे शहर बन चुके हैं जहां पर CC कैमरों की अप्रोच बहुत ज्यादा है, हर चीज को वो कैप्चर कर सकते हैं। तो इस मामले के अंदर उनकी भी हेल्प जो है वो अच्छे तरीके से ली जा सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अली शराज हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। अब कार्रवाई होगी, जो लोग गटर के ढक्कन चोरी करेंगे और वो इसकी ख़रीदो फरोख्त करेंगे। कुछ लोग ये करते थे कि वो गटर के ढक्कन जो है वो चोरी कर लेते थे और फिर स्क्रैप में उसको बेचकर पैसे कमाते थे। अब मुकम्मल तौर पर जो है इसको एक जुर्म के तौर पर देखा जाएगा, कैद भी होगी और इस पर भारी जुर्माना भी होगा। प्रोग्राम से मैं दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।